उसको प्राप्त कर लें और सफलता प्राप्त करके अपने फैमिली को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई बंधु को, सबको दिला सकें वो खुशियाँ जो उनके हक बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये अंतिम संघर्ष रहना चाहिए आप लोग का, और ये अंतिम मौका है। हर एक एग्जामिनेशन आप अपना अंतिम मान के चलें, उस चीज़ तैयारी करें। वर्ष 2024-25 में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रमुख समझौते हुए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले मैंने आपका सारा क्लासेस, आपका PYQ क्लासेस आप देखेंगे, मैंने डाल रखा है, और प्लेलिस्ट जा करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ मेंशन मिल जाएगा। चलिए सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए, और इससे पहले आपको सारी चीज़ें बता दी, एक एक चीज़ आप इसको देख सकते हैं। भारत में 2025 और 24 में जो आपको हुआ था, सशस्त्र सेना बलों के बीच में संरचनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए किसने किया था? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। ये अक्टूबर 2025 में हुआ है। सशस्त्र सेनाओं के बीच में संरचनात्मक आपको साझेदारी को मजबूत किसने दिया? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए कौन है था? अक्टूबर 2025 में आपको IISc बेंगलोर और पंजाब के बीच में है धान के लिए। संयुक्त ऋण व्यवस्था का पर सहयोग हुआ तो कौन है था? आपको भारत और जापान से आपका अक्टूबर 2025 में किया गया। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन का अंतर भारत और मोरक्को के बीच में सितंबर 2025 में। रक्षा आपका सहयोग से समझौता ज्ञापन किसने किया था? रक्षा आपका सहयोग पर समझौता आपका ज्ञापन किया है भारत और मैक्सिको के, मोरक्को के बीच में। तो आपका भारत और मोरक्को याद रखिए। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए तो भारत और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है, तो आपका सितंबर 25 में हुआ है। नेक्स्ट खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए तो ऑल इंडिया और HPCL में आपका किया गया है सितंबर 25 में। बीमा यानी सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए तो मास्टर कार्ड और इन्फोसिस ने आपको टाई अप किया आपका सितंबर 25 में आपका सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। समुद्री सुरक्षा और संरचना सहयोग बढ़ाने के लिए तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात तो अगस्त 2025 में किया गया। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल और IIT मणिपुर में किया गया आपका अगस्त 25 में। नेक्स्ट मत्स्य पालन और आपका जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु क्या था? भारत और आपका मालदीव के जुलाई 2025 में आपको क्या किया था? व्यापार और स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया के बीच में जुलाई 2025 में। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया भारत और दक्षिण अफ्रीका जून 2025 में। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए तो भारत और नॉर्वे जून 2025 में। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन प्राप्त समाप्त करने और ऊर्जा और क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और डेनमार्क के बीच में हुआ था 2070 तक। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी मई 2025 में। सीमा पर बिजली आपका बारिश आपका संरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच में। तो सीमा पर आपका बिजली उत्पादन आपका जैसे ऑपरेशन के लिए तो कहाँ पर? मई आपका 25 में हुआ भारत और नेपाल, याद रखिएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए आपका भारत और इटली के बीच में आपका साइन हुआ है, तो कहाँ? कब? अप्रैल 2025 में। नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच में हुआ है, भारत और नेपाल के बीच में अप्रैल 2025 में। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान आपको भारत और चिली के बीच में आपको अप्रैल 2025 में। आपदा और प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा कर देने के लिए भारत और नेपाल के बीच मार्च 2025 में। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आपको भारत और न्यूजीलैंड आपको मार्च 2025 में। लिथियम अन्वेषण और खनन में वो सहयोग को मजबूती देने के लिए करने के लिए भारत और अर्जेंटीना आपको फरवरी 2025 में। गैर बासमती चावल सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता भारत और इंडोनेशिया जनवरी 2025 में। डीप टेक नवाचार और डिजिटल कौशल और विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु आंध्र प्रदेश सरकार और IIT मद्रास को जनवरी 2025 में किया गया। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट आपको जनवरी 2025 में किया गया। सहयोग के लिए संयुक्त सहयोग आयोग की स्थापना की बैठक आपको भारत और कुवैत के बीच में दिसंबर 2025 में आपको 24 में आपको हुआ था साइन। कहाँ पर था? आपका सहयोग के लिए संयुक्त रूप से आयोग की स्थापना की समझौता किया गया था
भारतीय नौसेना के विद्युत अपनोपक प्रणाली के समझौता का यूके और भारत के बीच में हुआ था। नौसेना के लिए आपको विद्युत प्रणोदक यानी जो कि प्रोजेक्टाइल यूज करते हैं, प्रोजेक्टाइल प्रणाली के समझौता किया तो दिसंबर 2024 में। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को आपका समझौता हुआ था भारत और इजराइल में। सैन्य संबंधों को लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए आपको भारत और सेशल्स के बीच में नवंबर 2024 में। रेल में परिवहन और सीमा शुल्क और निवेश के समझौता आपको भारत और स्पेन के बीच में। अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौता आपका इसरो और आपका डीबीटी के बीच में। सम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता भारत और जर्मनी के बीच में। सेमीकंडक्टर डिजिटल तकनीक कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए भारत और सिंगापुर में आपको सितंबर 2024 में। एमएसएमई आपके सभी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता आपको भारत और अमेरिका के बीच में। एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता भारत और श्रीलंका के बीच में अगस्त 2024 के बीच में हुआ है। चलिए आप नेक्स्ट चलते हैं आपका लूसेट का बायोलॉजी का हम टॉपिक हम अभी तक यहाँ से करवा रहे थे, उसको हम कंप्लीट करते हैं। एक पेज आपका कंप्लीट करा दिए और आपका करेंट अफेयर का ये सारा मिक्स रहेगा। और सभी लोग को जितने लोग कनेक्ट होते रहे सभी लोग आप अपना कमेंट में उसमें डाल दीजिएगा हैप्पी न्यू ईयर सभी लोग। चलिए चलिए आई होप वॉइस आ रहा होगा, एक बार बता दीजिएगा यस नो में भी। चलिए आवाज आ रहा हो सभी लोग को। वंस अगेन सभी लोग को नववर्ष की शुभकामनाएं। चलिए जितने लोग एक बार ज्वाइन करते जाएं सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में भी अपना विचार रखते जाएगा। एक कविता हमें याद आ रही है जो आप लोग हर बार सुनते होंगे और आप लोगों ने सुना होगा बट उसको रिफाइंड करना ज़रूरी है। खास कर लिए जब हर साल जब नववर्ष आती है सभी लोग एक दूसरे को ये जो ग्रेडियन नववर्ष आता है और चलिए उसको हम सुना करके आपको बताते हैं।
चलिए मैं आपको सुनाना चाहूँगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि जो कर रहने वाले और जो बिहार के रहने वाले, मैं इसको ऑडियो फॉर्मेट में तो आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको सुन लीजिएगा। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये अपना त्यौहार नहीं, ये अपनी ये तो रीत नहीं, ये अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा घरा है, बाग बाजारों की इस सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सुना है प्रकृति का आनंद, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई घर में डूबा हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ तो हो सही, नए साल में नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अक्ल वही। उल्लासमंद है जनमन का, उल्लासमंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्यौहार नहीं। ये धुआं ये धुंध कुहासा छटने दो, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति का दुल्हन का रूप धार, प्रकृति जो है दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशियाँ लाएगी। जब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यवर्त की पुण्य भूमि, आर्यवर्त किसको करते हैं, आर्यवर्त आपके हमें पूरे आर्यवर्त यानी कि भारत की पुण्य भूमि पर जन गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध है, यानी जिसको प्रूव करते हैं हम मैथमेटिकली टर्म में, हेंस प्रूफ LHS बराबर RHS। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अनमोल विरासत के धनी को हो चाहिए कोई उद्धार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये अपना त्यौहार नहीं, है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये त्यौहार नहीं। यानी आओ चलिए ग्रेडियंट्स जो आपका डेट चेंज हुआ है उसके लिए शुभकामनाएं। बट ये अगर आप रामधारी सिंह दिनकर की कविता को देखेंगे तो ये एक्चुअली अगर देखेंगे नेचर से हमारा कोई तालमेल है नहीं। ये आज 31 दिसंबर और 1 जनवरी अगर नेचर के हिसाब से देखेंगे कोई चेंजेस नहीं होता। और हमारे जो है आता चैत्र मास का जो पहले दिन उसको हम मानते हैं, यानी जब आपका 1 अप्रैल आता है और मार्च का महीना जो कंप्लीट होता है, फागुन आता है, होली के समय के बाद जो एक्चुअल आपको नेचर आपको खिलखिला के अपने चारों हाथे यानी पूरे बाँह से ओपन कर करके आपको बताती है कि हाँ आप नववर्ष है और आप लोग पूरे हर्षोल्लास से उसको मनाइए। चलिए एनी हो, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम आने वाले जितने भी हैं जो डेट चेंज हुआ उसके अनुसार हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट कराया था आप लोग को। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कुछ MCQ आपका करवा देते हैं। साइंस का जो है आपका कुछ MCQ करवा देते हैं, जो कि फिजिक्स का आपका MCQ करवाते हैं। जितना हो सकता है मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाप को मानक आपका मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे दे तो इसी को आपको उस राशि का मात्रक यानी यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मानक के ये 4 पद्धतियाँ देख तो आपको CGS हो गया, जिसको कहते हैं इसमें लंबाई द्रव्यमान और समय के मात्रक को सेंटीग्राम और ग्राम और सेकंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीग्राम को है सेकंड CGS पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं। यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई द्रव्यमान और समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे को पूर्णतः स्वतंत्र है। इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं और इन मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। APS में पद्धति में से ब्रिटिश पद्धति में
भी कहते हैं, यानी ब्रिटिश उसने बनाया। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय की मात्रा का लंबाई का फुट हो गया, द्रव्यमान का पाउंड हो गया, समय का सेकंड होता है। एमकेएस पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय का मात्रा का आपका मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है। एसआई पद्धति में इस वर्ष 1960 में पेरिस में आपका अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में इस पद्धति का स्वीकार किया गया था। वर्तमान में इस पद्धति के प्रयोग जो आपको इस पद्धति के जो है 7 मूल मात्रा की याद रखिएगा। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान में आपका किलोग्राम और समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर और ज्योतिष तीव्रता का कैंडला और पदार्थ का परिणाम जो आपको मोल के रूप में जानते हैं। स्पष्ट है उपरोक्त 7 सभी जो है मूल राशियाँ जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, आपका ताप, विद्युत धारा, ज्योतिष तीव्रता, पदार्थ का परिमाण के मात्रकों का आधारित जो है पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यानी इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में जानते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई कहते हैं। मीटर की परिभाषा, नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी होता है जो निर्वात के प्रकाश के किरण सेकेंड के 1/, देख सकते हैं कितना, तो 2,99,79,000 याद रखिए, इकाई दाएं से करब, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 29,29,29,92,458 में हिस्से में तय किया जाता था। ये सारे किलोग्राम की परिभाषा जो है 1 किलोग्राम पेरिस में लिखे गए आपका प्लेटिनम रेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 4 लीटर जल का निर्माण होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। आपको 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। सेकंड की परिभाषा 1 सेकंड पर समांतराल, वह समांतराल जिसमें परमाणु का आपका घड़ी जिसमें सीजीएम आपको 133 होता है, परमाणु आपका होता है कितना, तो 9, इसको भी देखिए इकाई दाएं से ग्राम नाप लीजिए, हजार, लाख, इसमें जो किया गया इकाई दाएं से करा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यहाँ पर आपका 10 अरब 19 लाख, आपका 26 लाख 31,710 कंपन होते हैं। एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर विद्युत धारा को वह धारा है जो अपनी निर्वात में 1 मीटर की दूरी को ऊपर स्थित 2 सीधे लंबवत अनंत लंबाई के समांतर तारों में से प्रवाहित होने की, ये सारी चीज़ें देख ली, उसको इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये याद रखिएगा। ये केल्विन की परिभाषा में ट्रिपल पॉइंट होता है जिसमें 1/273.6 हिस्सा होता है, ये देख सकते हैं। ये मई 2019 में अंगीकृत किया गया था प्रयोग केल्विन और बोल्ट्जमैन नियतांक का। कैंडला की जो है परिभाषा, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योतिष तीव्रता 1 कैंडला होता है, वो कही जाती है जब ये स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ज होता है, और 1/1 आपका 683 आपको वाट पर स्टेयर रेडियन एक का वर्गीकरण किया जाता है। आयतन का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो इसलिए मीटर क्यू इसका होगा। घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यू। वेग का विस्थापन बटे समय होता है, मीटर प्रति सेकंड हो गया। त्वरण आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। बल का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में जानते हैं, 1000 न्यूटन। कार्य का न्यूटन मीटर होता है, इसे जूल भी कहते हैं। आपका शक्ति का आपका न्यूटन जूल पर सेकेंड या आपका वाट भी कहते हैं। समतल कोण रेडियन से, धन कोण को यानी कि इसको सॉलिड एंगल को स्टेयर रेडियन से नापते हैं। मोल की परिभाषा होता है, 1 मोल किसी पदार्थ की वो मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के आपके अवयवों की संख्या C12 आपको 0.012 किलोग्राम होता है, में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। मई 2019 में से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को एवोगाड्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया गया। व्युत्पन्न मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योतिष तीव्रता, पदार्थ के परिमाणों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर आपका उपयुक्त घातों लगा करके प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि बीपीएससी में पूछा गया, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा करवा लेंगे। देखिए कौन सी है जो भौतिक राशियाँ हैं, 30 में देख सकते हैं
बल हो गया, वेग हो गया, विद्युत धारा हो गया, भौतिक हो गया, मूल भौतिक राशि है। याद रखिएगा, ये छोड़ने मत दीजिएगा, छोड़िएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मूल आपको भौतिक विद्युत धारा है। इसके मात्रक कौन है, अभी मैंने बताया था, ये मूल भौतिक राशि है, एम्पियर। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय, विद्युत धारा आपका, और ज्योतिष तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये सातों जो है याद रखिएगा कितने हैं, 7 इसके मूल मात्रक है, बाकी सब व्युत्पन्न है, यानी उससे बने हुए मात्रक है। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से आपके पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। इनमें से किसी को एक पर आपका अन्य मात्रा में बदला या उससे संबंधित मतलब कोई संबंध है नहीं तो बदला नहीं जा सकता। शक्ति का मात्रक मैंने बताया अभी वाट होता है, वाट लगा देंगे, शक्ति जिसके पास ज़्यादा होगा। भौतिक में शक्ति और विद्युत आप शक्ति की वो दर है जिसमें कोई कार्य आपका मतलब कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य बटे समय इसको मात्रक है इसका वाट, इसको जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। विद्युत शक्ति सेम है, वो इसको वाट के रूप में इसको परिभाषित किया गया। नेक्स्ट है बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड के रूप में, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के रूप में जानते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल कोई वस्तु के द्रव्यमान और उससे उत्पन्न होने वाले त्वरण के गुणनफल को होता है। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य एक मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगा करके विस्थापन आपको उत्पन्न किया जाता है तो बल और कार्य किया गया कार्य बल और विद्युत बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल होता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, मापा जाता है आपका हर्ज से, याद रखिएगा हर्ज। और मनुष्य कितने हर्ज तक सुनता है आपका, तो मनुष्य से समानता आपको 20 से 20,000 हर्ज होता है। 20 से ज़्यादा का प्रासव कहते हैं, 20 से कम को अपसरव कहते हैं। कुत्ते जो है ध्वनियाँ इन ध्वनियों को सुन सकता है। हर्ज क्या नापता है, तो आपका आवृत्ति को नापता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, तो बताइएगा, इसमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन में, ना एम्पियर है, ना वोल्ट है, ना ओम है। चलिए इसका मात्रक है किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधकता ओम आर ए अपॉन एल के रूप में जानेंगे। आर आपका पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम से होता है। आई पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में। ए आपका धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है। दिए गए आपको विकल्प में फेराज धारिता कैपेसिटेंस का आपका मात्रक है। वोल्ट विद्युत विभवांतर का। एम्पियर विद्युत धारा का। ओम आपका जो होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम मीटर किसका है, तो प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी इसको कहते हैं। प्रकाश वर्ष की है तो दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो आपका 13 हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष होता है क्या होता है, तो आपका प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को जो मैं थोड़ी कंप्लीट कराने के बाद 23 कंप्लीट कराया जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये आपका दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष आपका मात्रक है तो दूरी का, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक वर्ष में तय किया गया, तो वह दूरी जो आपका एक वर्ष में तय किया जाता है। खगोलीय दूरी क्या होता है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापने जाने का कारण कौन होता है, तो आपका प्रकाश की गति और स्पीड एक समान होती है। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है, उनमें मील या किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर हो जाता है, हो सकता है। इन्हें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ये प्रकाश वर्ष आपको पार्सेक इत्यादि में मापा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और उच्च परिशुद्धता हाई प्रेसिजन के लिए जाना जाता है। इसी कारण से खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियों को मापने का मात्रक क्या है, तो बताएगा, तो आपका 3.25 प्रकाश वर्ष है। एक पार्सेक जो है तारों की दूरियां कितना मापा जाता है, 3.25 आपको प्रकाश वर्ष के रूप में मापा जाता है। एक पार्सेक बराबर होता है, इसका संक्षिप्त होता है, इसका प्रयोग जता लंबी दूरियों को व्यक्त करने के
1 पार्सेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, 10⁻15 मीटर के रूप में। 1 पार्सेक बराबर 3.246 प्रकाश वर्ष होता है। पार्सेक मात्रक होता है दूरी का। माप की कौन सी इकाई जो है 0.39 से गुना करके नहीं पर इंच में आपको प्राप्त किया जाता है, तो आपको सेंटीमीटर 0.39 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 सेंटीमीटर होता है 3.39 इंच के रूप में होता है। एक इस अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। उल्टा कर लेंगे तो इसको तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंच 1 इंच प्राप्त होगा। 6 फीट आपका लंबे व्यक्ति की ऊंचाई आपका नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाता है, उससे आपका 183 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻7 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर आपको 10⁻9 मीटर होता है। 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। 1 फीट आपका 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर होता है। 6 फीट बराबर होता है 6 × 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर होता है, या 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है आपको 10⁻7 सेंटीमीटर। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप की एक इकाई है जो आपको 1 × 10⁻9 के रूप में मीटर के समतुल्य होता है। 1 नैनोमीटर और 10⁻9 के रूप में जानते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसको 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 घट जाएगा, 10⁻7 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1 नैनोमीटर कितना बड़ा 10⁻9 मीटर के बराबर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, उत्तराखंड पीसीएस कई जगह आ चुका है। 1 नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक होता है जिसे nm द्वारा संकेतित किया जाता है। 1 नैनोमीटर आपका मीटर का एक अड़वा हिस्सा होता है जिसका आपको मान होता है 10 एंगस्ट्रॉम का। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10वां अरब, यानी कि 10 अरब हिस्सा होता है। 10⁻9 इसको मीटर के रूप में जानता है। एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। नेक्स्ट है एम्पियर विद्युत धारा को मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक की तार में एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ होता है उस तार में प्रति सेकंड आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो होता है एक सिरे से प्रविष्ट करते हैं। इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है किसका, तो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 आपका वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट इसको मिलान करना है तो त्वरण का न्यूटन प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, बल का न्यूटन होगा, और कार्य का आपका जूल हो गया, और आवेग का न्यूटन सेकंड हो गया। तो इसको मिला लीजिए, डी इसका सही है। नेक्स्ट आपका ये सारे याद हो गए होंगे आपका। नेक्स्ट आपका ऐसा यूनिट आपको कौन सा सही नहीं है, कार्य का जूल तो ये सही है, बल का न्यूटन भी है, दाब का डाइन नहीं होगा, ये पॉइजन को होता है, बल का किलोग्राम, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आपका दाब का पास्कल होता है, याद रखिएगा, सीजीएस यूनिट। नेक्स्ट है कौन सा आपका सही मात्रक नहीं है, सॉरी किसी का मात्रक मतलब किसी इसका मात्रक नहीं है, तो विकृति यानी जिसको स्ट्रेन इंग्लिश में कहते हैं, इसका कोई भी मात्रक नहीं है, याद रखिएगा। परिभाषा जान लीजिए, किसी वस्तु की सीमा बीमा में आपका आया परिवर्तन उस वस्तु की भी आपका मूल बीमा के अनुपात का होता है, इसलिए बीमाहीन होता है और इसका मात्रकहीन होता है। वाट शक्ति का मात्रक, और कैलोरी ऊष्मा के रूप में जानते हैं इसको, तो आपका इसका 1 होगा। नोट आपका जानेंगे तो नोट आपका समुद्री जहाज की गति को नापता है, नॉटिकल मील आपको नौचालन को, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए, जूल का मात्रक क्या है, तो कार जूल का मात्रक एम्पियर विद्युत धारा, मैंने अभी बताया कई बार, तो विद्युत धारा ये ऊपर हो गया। और वाट शक्ति कहाँ पर है, सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं। और वोल्ट आपको विभवांतर को मापता है, वोल्ट विभवांतर को कैलोरी ऊष्मा से, तो ये इस तरह से कोलेट करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा सम्मिलित नहीं, कौन सा सही नहीं है। नोट से जहाज के चालन मापते हैं स्पीड, ठीक है। नॉटिकल में नौचालन याद रखिएगा, नौचालन में प्रयुक्त की गई दूरी को नापते हैं, डिस्टेंस को मापते हैं। एंगस्ट्रॉम आपका तरंगदैर्घ्य की इकाई माप का। प्रकाश वर्ष आपका समय नहीं, ये दूरी का मापक है, याद रखिए, तो ये आपका गलत है, सही नहीं है, याद रखिए, तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम इसका है तरंगदैर्घ्य का। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 होता है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो 746, याद रखिएगा, 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर।
746 वाट। नेक्स्ट है उच्च वेग मापा जाता है किससे, तो आपका उच्च वेग मापा जाता है आपका मैक से, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम, तो आप पास्कल, आपका कार्ल ऊर्जा, ये सभी एक दूसरे के समान है। सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये देख सकते हैं आईएएस में भी पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका जूल जो है ऊर्जा में उसी तरह संबंधित है, तो पास्कल दाब से संबंधित होगा। तो ये आपका कहीं भी रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻, आपका जो होता है 10⁻⁻6 होता है। अगर सेंटीमीटर मिलीमीटर में करेंगे तो 10⁻⁻3 के रूप में जानेगा। तो 10⁻3 का मतलब होता है 1/1000 के रूप में इसको लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए इस तरह से एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 होगा, याद रखिए। ये मैंने गलती कर दिया, 10⁻⁻6 मीटर होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, तो अब 10⁻4 हो जाएगा सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे तो आपको 2 घट जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा सही नहीं है, याद रखिएगा। सही कौन सा नहीं है तो ये बताना है। डेसिबल से आपका जो है ध्वनि की प्रबलता इकाई है, बिल्कुल। अश्रुत शक्ति जो है आपका इस शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील आपको नौचालन में दूरी की मापते हैं, इकाई है, बिल्कुल। सेल्सियस से टेम्परेचर नापते हैं, उष्मा की इकाई नहीं, ये टेम्परेचर याद रखिएगा, यानी तापमान। सेल्सियस जो है ताप की इकाई है। नेक्स्ट है कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है, उष्मा की इकाई आपका वाट नहीं है, ये आपका शक्ति का। कैलोरी है, किलो कैलोरी है, जो किलो जूल भी है। 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड के रूप में जानते हैं। उष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, तो उष्मा की इकाई आपका जो है सेंटीग्रेड नहीं है, सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर का, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, मतलब कि 1000 मीटर के बराबर होता है, तो ये डिस्टेंस है। नेक्स्ट है एक पिको बड़ा 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है, पिको। माइक्रो -6, फेम्टो 10⁻⁻15 होता है, मिली 10⁻⁻3 होता है, नैनो आपका 10⁻⁻9 होता है। पास्कल दाब की इकाई है, याद रखिएगा। सारी चीज़ें रिपीटेड है इसलिए मैं तेज करा रहा हूँ। नेक्स्ट है दाब की मात्रा क्या है, तो आपको मैंने बताया अभी, न्यूटन प्रति मीटर के रूप में जानेंगे, न्यूटन प्रति मीटर के रूप में जानेंगे। नेक्स्ट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रूप में जानेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के रूप में। अगर डायमेंशन की बात करें ml पावर -1 T-2 के रूप में जानेंगे डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट है दाब का मात्रा क्या है, तो मैंने अभी बताया था आपका क्या है, आपका उपयुक्त 1 से अधिक इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें किलोग्राम पर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ गई, इसी चीज़ किलोग्राम पर, ये गलत है आपका घन सेंटीमीटर के रूप में। इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि किलोग्राम आपका फोर्स के रूप में रहता है, इस तरह से आपका आता है। पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, तो बार के रूप में जानते हैं। वायुमंडलीय दाब का सही मात्रक आपका जो है 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के रूप समतुल्य होता है। इसे सही मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 बराबर 10⁻5 पास्कल होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका दाब संतुल्य आता है, 1 बार के बराबर होता है। 1 डायन बराबर होता है 1 × 0.2 × 10⁻⁻6 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 बराबर 10 पावर आपको 6 बार डायन पर सेंटीमीटर होता है, ये आपको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अदिश राशि कौन सा है, अदिश राशि मैंने बताया था, इसका परिभाषा क्या है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि मापन किया जा सकता है, डायरेक्शन का नहीं पता हो, तो इसमें इसका सभी का कर सकते हैं। ये सब सदिश है, ये अदिश आपका हो गया, दाब आपका अदिश है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, याद रखिएगा, तो उसका उत्तर चेंज करें। यह एक विद्युत विभव एक क्या है, अदिश राशि है, बिल्कुल ये सही है। सदिश नहीं, कोई एक ही चीज़ हो सकता है, ये तो सदिश या अदिश। तो विद्युत विभव, अब विद्युत क्षेत्र की बारे में करेंगे तो यह आपका सदिश होगा, तो ये ऑप्शन इसका सही है, ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है तेल को जो है आपका एक बैरल निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, 159 लीटर के बराबर होता है। 1 बराबर 159 लगभग के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होता है, तो फर्मीमीटर। 1 फर्मीमीटर होता है 10⁻⁻15, एंगस्ट्रम 10⁻⁻10, नैनो 10⁻⁻9 मीटर, और माइक्रो बराबर 10⁻⁻ आपका 6 के बराबर होता है। आई होप कि सभी लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। 50 क्वेश्चन मैंने कम समय में करवा दिया। चलिए जितना कर सकते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। बताइएगा इसका मात्रा क्या है, तो क्यूसेक आपका ना प्रवाह की दर को मापते हैं, क्यूसेक से प्रवाह की दर को। वाइट को आपका कंप्यूटर में यूज होता है, वाइट। रिएक्टर क्या होता है, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं।
बाढ़ आपका दाब का मात्रक है, तो इससे कोरिलेट करेंगे तो बी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्यूसेक आपका जो है अभी मैंने बताया आपका जल की प्रवाह या फिर आपका बहाव को मापते हैं, धारा जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल के ओजोन की परत की मोटाई नापने का काम होता है, तो डॉप्सन याद रखिएगा, डॉप्सन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई आपको जो है डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन आपका इकाई जो होता है मानक में दाब का 10 माइक्रोमीटर बराबर व्यक्त करता है। एक डॉप्सन के टाइम 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन प्रति क्रिस्टल होता है। डॉप्सन इकाई है तो ओजोन की परत की मोटाई नापने के लिए। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मात्रक और उसके पैमाने हैं, इसको पूरा हम याद करवा देते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए यहाँ तक सभी लोग, एक बार सभी लोग लिख दीजिएगा, सभी जितने लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर सभी लोग को वंस अगेन, जो अभी चेंज हुआ है। चलिए मात्रक और उनके जो है पैमाने। अल्टीमीटर से हम क्या नापते हैं, तो आपको ऊंचाई मापक आपका यंत्रक होता है, विमानों में आपका प्रयोग होता है। आमीटर आपका विद्युत धारा और मापक यंत्र होता है। अनिमोमीटर आपका वायु वेग मापी होता है। एंटीमिनोमीटर होता है आपका सौर विकिरण मापक होता है। एंटोमीटर होता है बाष्पीकरण मापक होता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है। नेक्स्ट आपका बैरोग्राफ आपका वायुमंडलीय दाब का नियंत्रक मापक कंटिन्यूस आपका रिकॉर्डिंग करने वाला वह यंत्र है। बैरोमीटर आपका वायुमंडलीय आपका दाब मापी यंत्र है। बोलोमीटर आपका जो होता है उष्मीय और विद्युत चुंबकीय आपका विकिरण संयोजक आपका यंत्र है। कैलिपर्स आपका जो होता है वस्तुओं के आंतरिक उपाय आपका व्यास को यानी कि डायमीटर को मापने का वाला यंत्र था। कैलोरीमीटर आपका पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त आपका की गई उष्मा हीट की मात्रा को मापने का वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ आपका जो है हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। क्रोनोमीटर समय का आपका पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। कैलोरीमीटर रंगों की तीव्रता इंटेंसिटी को मापने द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। कैथोरोमीटर कैथोटोमीटर आपका यह ऊर्ध्वाधर दूरी यानी ऊंचाई मापक होता है। नेक्स्ट है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर आपका एक प्रकार का थर्मामीटर होता है जिसका प्रयोग अति निम्न तापमान को मापने के लिए, न्यूनतम टेम्परेचर को। एक होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च तापमान को करता है। पायसो पायरो ऊपर से लगता है, पाया से कैलकुलेट कर सकते हैं यानी उच्च, और क्रायो से कढ़ाई करता है। बच्चा जब गिरता है तो कढ़ाई करता है, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। कढ़ाई मतलब न्यूनतम टेम्परेचर। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। एक प्रकार का कण आपका त्वरण है जो अवशोषित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, अवशोषित कणों को। नेक्स्ट है कैस्कोग्राफ, पौधों की आपको वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है डिलेटोमीटर। डिलेटोमीटर पदार्थ की आपका आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। डिलेटोमीटर पदार्थ में आयतन यानी वॉल्यूम जो चेंज हुआ है परिवर्तन उसको मापता है डिलेटोमीटर। कैस्कोग्राफ क्या होता है, पौधों की वृद्धि में मापने वाला उपकरण है। स्लाइकोट्रॉन आपका एक प्रकार का कण त्वरक होता है जो अवशोषित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है डिप सर्किल। डिप सर्किल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण यानी डिप एंगल का पता लगाते हैं, यानी अंदर में कितना एंगल बन रहा है, इस तरह से थीटा नापने का डिप सर्किल के रूप में जानते हैं। डायनेमोमीटर होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर कर, जैसे आपका एग्जाम्पल आपने देखा होगा मोटर हो गया, कई चीज़ें। डायनेमोमीटर बल बलाघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण होता है। ईजी ये कई बार ग्रुप डी में पूछा गया है, जिसको फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है, तो इलेक्ट्रो इंसिफ्लोग्राफ के रूप में जानते हैं। इलेक्ट्रो इंसिफ्लोग्राफ के रूप में जानते हैं। मस्तिष्क से संबंधित है, कई क्वेश्चन आता है ईईजी किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में आपका रहेगा मस्तिष्क, लीवर, आपका आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह से आपका ऑप्शन में ये मस्तिष्क से संबंधित है। आपका ईईजी आपको जो है मस्तिष्क के विद्युत गतिविधि को आपको मापने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विभवांतर विद्युत अंतर को मापने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। इवेपोरीमीटर जो होता है वायुमंडल में जल के बाष्पीकरण की दर को मापने वाला उपकरण है।
इवेपोरेशन जो आपका जो होता है, इवेपोरीमीटर आपका वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापने वाला उपकरण रहता है। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र होता है। एंडोस्कोप आंतरिक, नाम से पता चला एंडो यानी कुछ अंदर की आंतरिक भागों को निरीक्षण करता है। फेदोमीटर सागर की गहराई मापने वाले युक्ति। प्लस मीटर चुंबकीय प्रभाव का मैग्नेटिक फ्लक्स मापक का यंत्र है। गैल्वेनोमीटर विद्युत आपका धारा मापी यंत्र होता है। गैल्वेनोमीटर ग्रेविमीटर होता है, तो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मापक यंत्र होता है। जायरोस्कोप कोणीय वेग का आपका जो मापक होता है। जायरोस्कोप। हाइड्रोमीटर द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र होता है। हाइड्रो पता चला है पानी से संबंधित होगा। नेक्स्ट है हाइग्रो, ग्रो है इस पे, तो वायुमंडल की आपेक्षिकता आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, ह्यूमिडिटी से संबंधित है। हाइड्रोफोन तो अंतर्जलीय ध्वनि, ध्वनि से संबंधित हो। हाइड्रोफोन फोन से ध्वनि से संबंधित होता है, यानी अंतर्जलीय जल के अंदर जो ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता को परिवर्तन को दर्शाता है, तो ग्रो मतलब आर्द्रता से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। एप्सोमीटर दी गई ऊंचाई पर पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करने ऊंचाई को माप करने वाला उपकरण है। एप्सोमीटर दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई को मापने करने वाला उपकरण। क्राइमोग्राफ विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण होता है। लिसीमीटर वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। मैग्नेटोमीटर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा को मापन करने वाला उपकरण। मैनोमीटर द्रव्यों या गैसों के दाब को मापने का उपकरण। माइक्रोफोन यह यंत्र ध्वनि तरंगों के विद्युत स्पंदों में परिवर्तित करता है। माइक्रोटोम ऐसा यंत्र जो आपको विच्छनीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। नेफ्रोस्कोप बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र होता है। ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप, मैंने बताया था ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए समर्थ बनाने वाला उपकरण। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा किसी ऐसी वस्तु को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतत का अवलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ ध्वनि की आंतरिक रिकॉर्डिंग या आपको पुनरुत्थान करने वाला उपकरण होता है। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र होता है। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर किसी सेल के आपका ईएमएफ आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म ईएमएफ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापन करने वाला आपका उपकरण है, पोटेंशियोमीटर जिसको कहते हैं। तो नेक्स्ट है पिंकनोमीटर द्रव्य की विशिष्ट गुरुत्व को मापन करने वाला यंत्र है। फायर हेलियोमीटर सौर विकिरण मापन करने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है आपका साइक्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला आपका उपकरण है। आपका साइक्रोमीटर आपेक्षिक यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको होता है उसको मापने वाला। रेंज गेज आपका होता है वर्षण या वर्षा आपका बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण होता है। इसे यूडोमीटर या फिर फ्लोरीमीटर या फिर आम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा जो है यानी विकिरण रेडिएशन जो छोड़ता है, रेडियो से विकिरण जिसको कहते हैं, रेडिएशन से प्राप्त ऊर्जा को मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमीटर अपवर्तनांक यानी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मापन करने वाला यंत्र होता है।
सेलेनोमीटर, सेलेनोमीटर किसी विलयन के लवणता का मापन करने वाला उपकरण होता है। सोलेनोमीटर, सोलेरीमीटर आपका जो होता है सौर विकिरण की तीव्रता का मापक के यंत्र होता है। नेक्स्ट है सेक्रीमीटर, किसी सकरा युक्त विलयन की सांद्रता को मापने करने वाला उपकरण है। सेक्सटेन, सेक्सटेन आपका जो होता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण, जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्पिग्नोमीटर, रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण होता है। स्पिग्नोमीटर से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर आपका कितना है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप, से हृदय की गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र होता है स्टेथोस्कोप। स्पीडोमीटर, किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। टेकोमीटर, वस्तु जैसे इंजन या सॉफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण, इसका प्रयोग जो होता है व्यापक रूप से आपको ऑटोमोबाइल विमान आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है विस्कोमीटर, किसी तरल की श्यानता यानी कि विस्कोसिटी को मापने के लिए किया जाता है। नाम से पता चला विस्कोमीटर विस्कोसिटी के में यूज होता है श्यानता मापने के लिए। विंड वेव पवन की दिशा या मापक के लिए यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आपका क्वेश्चन से संबंधित है। आपका सोनार किस लिए यूज होता है। सोनार आपका नौ संचालकों में किया जाता है। ये पीसीएस में पूछा गया। सोनार इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इसका उपयोग नौचालन में नेवी में यूज होता है। सोनार की सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति के प्रसार तरंगों की महासागरों के गाढ़े में भेजा जाता है। ये तरंगे वस्तु से टकरा करके प्रतिध्वनि के रूप में लौट जाती है। इसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किसी यंत्र का उपयोग करते हैं, तो सोनार का भी मैंने पूरा बता दिया विस्तार से। सोनार हम लोग उपयोग करते हैं किस लिए, तो प्रासरव ध्वनियों के लिए। रेडियो तरंगे नहीं होगा, अपसरव नहीं, प्रसरव भी नहीं, बल्कि प्रासरवियाँ जो टकरा कर आती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर से, याद रखें ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनेमोमीटर द्वारा वायु की वेग मापी जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदेव आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोमीटर दोषयुक्त श्रवण शक्ति को में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर आपका किसका उपयोग मापन के लिए करता है, तो पवन वेग के लिए। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है आपके, तो एनेमोमीटर से मापी जाती है। एनेमोमीटर द्वारा वायु के वेग में की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के घनत्व का मापन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है आपका, तो आपका एनेमोमीटर वायु की चाल मापते हैं। मीटर से आपका विद्युत धारा, पायरोमीटर से उच्च ताप, टेक्योमीटर आपका दावांतर नहीं मापता। टेक्योमीटर से आपका दावांतर को पास्कल से यानी कि मापा जाता है। तब टेकोमीटर का उपयोग होता है, एक सर्वेक्षण उपकरण है जो जिसे आपका क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन आपका जो प्रोजेक्टाइल दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। अन्य विकल्पों के आपका युग्म सम्मिलित है। पायरोमीटर की सहायता से आपका जो उच्च दाब मापा जाता है। पायरोमीटर किस लिए करते हैं, तो उच्च दाब मैंने बताया। पायरोमीटर आपका साइकोमीटर, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर देखिए बताया था होगा, ये देख सकते हैं। क्रायो मैंने बताया था, वही पायरो मतलब ऊपर पाया पर चढ़ने वाला, और क्रायोमीटर में जहाँ नीचे आपको निम्न दाब मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्च दाब। अब कौन सा उच्च दाब, ये देखते हैं कितना बार आ चुका है, कितनी बार पीसीएस में रिपीटेड हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर जो है पूर्ण विकिरण आपको उच्च जो है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घातांक यानी T⁴ के अनुपात होता है। इसकी सहायता से दूरी की वस्तु यथा सूर्य आदि के तापमान का मापन किया जाता है। इस तापमापे से लगभग 800 डिग्री से नीचे का तापमान नहीं मापते हैं, क्योंकि इस उन कम तापमान वाली वस्तुओं के लिए उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है।
तो 800 से ऊपर ही रहेगा हमेशा टेम्परेचर। किस निम्नलिखित संयंत्र में किसका उपयोग जो है अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका पायरोमीटर। पायरो मैंने बताया आपको पाया पर चढ़ करके जाएगा उच्च तापमान मापने के लिए। इस तरह से जितने भी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, एक लाइक करके शेयर करते जाइएगा, साथ ही साथ सभी लोग लिख दीजिएगा हैप्पी न्यू ईयर। मैं लिख देता हूँ, ट्राई करता हूँ, और लिखा गया तो सही है। चलिए सभी लोग को वंस अगेन मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ न्यू ईयर स्पेशल। ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए किया जा रहा है, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आने वाले जितने भी साल में सबको सफलता प्राप्त हो, सभी लोग को खुशियाँ मिले। और आप भी अपना मैसेज हमें भेज कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइव में आप भेज सकिए या फिर आप रिकॉर्डेड में जब भी देखेंगे तब भी आप भेज सकते हैं। चलिए मैक्सिमम टाइम आप कोशिश कीजिए अपने दिन की शुरुआत, अपने रात की शुरुआत, जो भी खाली समय होता है आप उसमें पढ़ाई और पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो जिसको विकिरण तापमान में रेडिएशन के लिए मैंने बताया था आपको, न आपको ताप विद्युत के लिए, नहीं गैस में के लिए भी, नहीं द्रव में भी नहीं करते। नेक्स्ट है वह थर्मामीटर जो आपको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड नापने के लिए प्रयुक्त होता है। मैंने बताया 800 से ऊपर जितने भी होंगे तो उसमें आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का यूज होता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का यानी उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तु या उन सतहों के मापन के हेतु प्रयुक्त होता है जिन तक आपका पहुँचना या अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव ना हो। इन्हें उसमें विकिरण द्वारा के मापन द्वारा जो है तापमान का मापन किया जाता है। पायरो हिलियोमीटर का उपयोग किसके लिए नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन के लिए किया जाता है। सोलर आपका विकिरण को नापने के लिए दो विकिरण आपका उपकरण का यूज होता है। तो आपका पायरोनोमीटर, एक पायर हिलियोमीटर होता है, या दोनों। मैनोमीटर उपयोग होता है गैसों का दाब के लिए मापने के लिए। गैसों का दाब, मैनोमीटर नापा के यंत्र होता है गैसों का दाब, यानी गैस में कितना प्रेशर है उसको मापने के लिए करते हैं। चलिए इसको मिलाना है, आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। आमीटर का यूज होता है, अभी मैंने धारा के लिए आपका यूज करते हैं, तो विद्युत धारा के लिए। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता, चले जाइए ग्रो आ जाएगा जैसे, तो आपका आर्द्रता ह्यूमिडिटी पे चले जाइए। नेक्स्ट आपका है स्प्रिंग की तुला। स्प्रिंग की तुला किससे मापते हैं? बैरोमीटर की क्या करते हैं? तो स्प्रिंग की तुला आपका है भार मापते हैं, और बैरोमीटर आपका मेजरमेंट होता है प्रेशर के लिए यानी दाब के लिए। तो इस तरह से आपको लेट कर लीजिएगा, तो ये बी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, जानते हैं। ऑडोमीटर से वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी, बिल्कुल ये ऑडियोमीटर आपने बाइक या स्कूटी या फिर कहीं भी आपने देखा होगा, यहाँ पर लगी होती है, और उसी से हम इसका टेम्परेचर मापते हैं। चलिए जितने भी लोग अभी जुड़े हुए सबको वंस अगेन नववर्ष की शुभकामनाएं, और आप लोग का साल अच्छा गुजरे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ज़बरदस्त रहे, अपने अपने काम में स्ट्रॉन्ग बने। नॉलेज रहेगा, नॉलेज इज द पावर, यू विल एबल टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ऑडोमीटर क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र होता है। ऑडियोमीटर होता है विद्युत तीव्रता मापक यंत्र होता है। आमीटर आपका विद्युत शक्ति के लिए मापक यंत्र नहीं, बिल्कुल नहीं। आमीटर से आपको विद्युत धारा मापते हैं, इसका मात्रक आपका वाट होगा, तो ये आपका गलत हो गया, डी आंसर इसका सही है। विद्युत आमीटर से आपको विद्युत धारा मापते हैं और ना कि विद्युत शक्ति। चलिए विद्युत धारा का मात्रक है आमीटर, मैंने अभी बताया। विद्युत आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। पोटेंशियोमीटर से आपका ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको मापते हैं। अब वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको बैरोमीटर कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के लिए मापते हैं, जिससे आपको अगर अचानक गिर जाए तो ये भी याद है कि अचानक गिर जाए, वायुमंडलीय पारा जो है अचानक गिर जाने पर तूफानी जो है संकेत आता है। धीरे धीरे ऊपर आए तो आपका जो है मौसम साफ होने का संकेत मिलता है। साधारण बैरोमीटर कौन से जो है द्रव का बना होता है? तो आपको पता है, इसमें से जल, पारा या अल्कोहल या फिर को। साधारण जल वायुदाबी एक यंत्र है, इसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बायोमीटर में अलग अलग प्रकार के द्रव या जल या पारा या फिर जिसको मरकरी कहते हैं या फिर हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है अधिक प्रचलन के लिए। तो इसमें से
ये भी सही हो सकता था, ये भी सही होता है, तो अलग अलग यूज होता है। जनरली आपको पारा का यूज होता है। दूध की आप आवश्यक घनत्व मापा जाता है तो लैक्टोमीटर से, याद रखिएगा, लैक्ट से ही इसका निकलता है, दूध का मतलब होता है तो लैक्टोमीटर। दूध का अपेक्षित आपका घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से की सहायता से किया जाता है। बैरोमीटर आपका बैरोमीटर जिसको होता है दूध या दूध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापते हैं, तो वसा यानी कि फैट जिसको कहते हैं, जिससे दूध मक्खन बनता है, तो ये किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से, बैरोमीटर। दूध की घनत्व किससे मापते हैं, तो आपका लैक्टोमीटर से। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है बाकी लैक्टोमीटर से शुद्धता, हाइड्रोमीटर से, ये सब जानते चले जाएगा। चलिए, ये सारे PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करते लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है बाकी सभी आपको हाइड्रोमीटर से पानी के जानते हैं, स्पीडोमीटर से दूरी का जो है कितना डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट है आपका हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर करता है। स्पीडोमीटर एक ऐसा अंतर होता है जिससे आपको विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विशेष भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूरियोमीटर का एक प्रयोगशाला का उपकरण है जो किसी भौतिकी या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैस या मिश्रण के आयतन में परिवर्तन को मापता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सी आपका हाइग्रोमीटर करते हैं। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को नामांकित करने वाला उपकरण कौन सा है, तो आपका हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को किस तरह से नामांकित करने वाला उपकरण, हाइग्रोमीटर। पायरोमीटर उच्चता आपका हिप्सोमीटर, ऊंचाई आपका हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है। थर्मोस्टेट आपको जो है उष्मातापी होता है, किसी तंत्र यानी कि तापमान को नियमित करने का काम करता है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, हाइग्रोमीटर। कितने बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है BPSC में। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट कौन सा सही है, याद रखिए। थर्मो रेजिस्टेंस आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, ये बिल्कुल से शानदार है। बाकी थर्मोस्टेट आपको जो है थर्मो रजिस्टर जिसको कहते हैं, रजिस्टर्ड एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, यानी कि रेजिस्टेंस को बदलता है। तो ये आपका ये सही है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग को पता है, I/ρL/A के रूप में जानते हैं। इस तरह से आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, आपको स्टेथोस्कोप जो आपने देखा होगा डॉक्टर कान पर लगा करके सुनते हैं, तो हृदय की ध्वनि के सुनते हैं, धड़कन को सुनते हैं वहाँ से। नेक्स्ट है आपका स्पेगनोमीटर मैनोमीटर से आपको जो है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापते हैं, ये भी बता चुके हैं। नेक्स्ट है कैरोटोमीटर। कैरोटोमीटर से हम आपका क्या नापते हैं, तो शुद्धता, सोने की शुद्धता। अभी सोने का रेट है देखते होंगे 1.35 से 1.40 से पार कर गया, तो उसे कैरेटोमीटर कहते हैं। 24 कैरेट सोना है, 24 कैरेट सोना, इससे यानी कि शुद्ध सोना है। 22 कैरेट सोना या फिर आपका कहते हैं 18 कैरेट सोना। तो इसमें भी पूछा गया था 18 कैरेट कितने % हुआ है इसमें सोने की मात्रा, तो इसमें 75% है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सोने की शुद्धता हम आपको पता करते हैं। लक्स मीटर मैंने बताया था आपका, लक्स मीटर आपका प्रकाश की तीव्रता के लिए मापा जाता है, तो इससे कोरिलेट करके आपका सी आंसर इसका हो जाएगा। ये देख सकते हैं। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को मापते हैं। स्पेगनोमीटर आपको रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापते हैं। कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता, और लक्स मीटर से आपका प्रकाश की तीव्रता का मापन करते हैं। रक्त दाब मापने के लिए उपकरण को स्पेगनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक, निम्नलिखित में से किसे आपका 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापन हेतु प्रयोग करते हैं, तो आपका कौन सा करेंगे, तो पायरोमीटर। 800 से ऊपर होगा जितना भी, उसमें पायरोमीटर का उपयोग करेंगे। 1500 से अधिक वाले, 1500 नहीं, 800 से ऊपर जितने भी होंगे, 800 से नीचे वाले को दूसरे अलग से करते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर, लैक्टोमीटर नहीं है, ये प्रकाश की तीव्रता है, याद रखिएगा इसको लक्स मीटर। जबकि कैलोरीमीटर से प्रकाश आपका सुग्राही उपग्रह है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाला मापता है। रडार उपयोग किया जाता है, तो किसमें उपयोग करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। रडार का उपयोग होता है आपका, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का ज्ञात करने के लिए। रेडियो तरंगों के द्वारा
जो है वस्तु की स्थिति का पता करने के लिए। रडार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का आपका उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूरी की वस्तु की स्थिति, ऊंचाई और दिशा या गति ज्ञात करती है। कौन सी राशि जो आपका रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापते हैं। हिमनद की चाल नहीं, जनसंख्या वृद्धि तो नहीं होगा, पृथ्वी के अंदर तापमान तो आपका नहीं, ये भी नहीं, भूकंप की तीव्रता इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका समान विज्ञान की, ये देख सकते हैं ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ। तो इसमें रिएक्टर को भी आपका जो है भूकंप की तीव्रता मापते हैं। बाकी नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है तो भूकंप की लहरों का आयाम या फिर भूकंप की तीव्रता वही कहते हैं। अर्थक्वेक की तीव्रता मापते हैं तो रिएक्टर पैमाने पर। कौन सी सही है आपका बताना है? सेल्सियस से तापमान को मापते हैं, बिल्कुल सही है। किलोवाट आवर से आपका विद्युत, और एच गुणक आपका रक्त को मापता है रिएक्टर पैमाने पर, जिसको कहते हैं रिएक्टर पैमाना आपका आर्द्रता नहीं, ये आपका भूकंप की तीव्रता मापता है। आर्द्रता आपका हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया, हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट है तापमान के निम्न में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर आपका बताइएगा कौन सा आपको जो नेगेटिव में नहीं होता है? तो आपका केल्विन नेगेटिव में नहीं होता, याद रखिएगा। बाकी सभी नेगेटिव में जा सकता है। जैसे माइनस अभी टेम्परेचर कहीं जाएंगे सियाचिन में तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर क्या होता है सैनिकों की जान चली जाती है, और हम लोग यहाँ पर स्वच्छता से कंबल और चादर में ओढ़ करके बैठे और आपके बॉर्डर की सिक्योरिटी BSF वाले, SSB वाले करते हैं और हम लोग सुरक्षा सांस लेते हैं। यू शुड सैल्यूट टू एवरीवन, ओके। एटलीस्ट आर्मी वाले, नेवी वाले और एयरफोर्स वाले जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात 24 घंटा अपनी जान के लिए प्रवाह किए बिना हमारी सुरक्षा के लिए, तो उन लोगों के लिए बनती है। आप सभी को वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। चलिए नंबर्स की सबको शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से आपका भूकंप की आपका भूकंप मापी कौन है? तो आपका स्पेक्ट्रोमीटर है, सिस्मोग्राफ से मापते हैं, सॉरी भूकंप मापी जो यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ एक तरंग है जो पर डिटेक्शन एवं का मापन हेतु से प्रयुक्त होता है, जिसमें कैस्कोग्राफ है पौधों में प्रयुक्त होने वाला वृद्धि मापन का यंत्र है, जिसका प्रयोग आविष्कार जो था भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने कब किया था? तो 1900 ईस्वी में किया था। रेनगेज आपका वर्षा मापी यंत्र है, रेनगेज आपका याद रखिएगा, वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर का उपयोग एक आपका कण आपका अनुवेदक के रूप में पार्टिकल डिटेक्टर होता है, जो आयनित विकिरण को मापता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो आपका सिस्मोग्राफ से मापते हैं। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है? तो आपको सिस्मोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ क्या होता है? तो भूकंप आपको भूचाल या भूकंप कर सकते हैं, हृदय की धड़कन द्वारा नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, इसका मिलान करना है, सुनिश्चित करना है। तो बताइए भूकंप की तीव्रता, भूकंप को सिस्मोग्राफ भी मैंने बताया आपका। ऊंचाई मीटर से, विद्युत धारा आपका मीटर से, प्रतिरोध ओम से, इससे कोरिलेट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका फिर से मिलान करना है आपका, ये मैंने बता दिया। अल्टीमीटर से आपका समुद्र की तल से में ऊंचाई के लिए यूज करते हैं, मीटर से आपका धारा के लिए, विद्युत धारा, सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए, प्रतिरोध ओम के लिए। फैदोमीटर से बताइए, फैदोमीटर आपका क्या किसके लिए यूज होता है? तो आपका समुद्र की गहराई के लिए यूज होता है। बैरोमीटर आपका क्या होता है? तो आपका वायुमंडलीय दाब के लिए। हाइग्रोमीटर विद्युत आपका वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए, और आपका अल्टीमीटर के लिए यूज होता है आपका तो ऊंचाई के लिए, अल्टीमीटर। चलिए नेक्स्ट है, इससे कोरिलेट करके आप देख लीजिएगा कौन सा है। तो पहला का 4, यहाँ पर देखिए 2 है, बाकी ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। अगर इसमें से 2, 3 भी याद होगा तो आपको कोरिलेट कर सकते हैं। बैरोमीटर से आपको पता है वायुमंडलीय दाब, तो ये भी यहाँ पर है 4, 2, ये आपका सही हो गया, आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है फैदोमीटर से आपका क्या है? तो समुद्र की गहराई मापते हैं।
नहीं, फिर से देखिए, मिलान करना आसान है, आराम से आप इसमें से 2-3 भी आते तो आप निकाल सकते हैं। एनीमोमीटर से क्या है, तो एनीमोमीटर से हम वायु भी वेग मांगते हैं। आर्द्रता को मैंने कई बार बताया था, हाइग्रोमीटर ये कहते हैं। आपका पहले का 2 हो गया, पहले का 3 एकमात्र ऑप्शन है, बाकी देखने की जरूरत है, फिर भी देख लीजिए। अभी कोई आपके पास कोई उतना सर पर एग्जामिनेशन डेट भी नहीं दिया है कोई भी, तो आपको जल्दीबाजी करना नहीं। बैरोग्राफ से हम क्या नापते हैं, हम तो आपका पहले सिस्मोग्राफ को जानते हैं, जो जानते हैं उसको लगा लीजिए। आपका भूकंप को नापते हैं बैरोग्राफ से, बैरो से पता है आपका वायुमंडलीय दाब नापते हैं बहुत से बार। चलिए नेक्स्ट, एनीमोमीटर वायुवेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आपका आर्द्रता। नेक्स्ट है, तेज कंप्लीट करते हैं टॉपिक को, इसमें ज़्यादा उतना दम नहीं है, सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं आप लोग। और सभी लोग को वंस अगेन आप लोग को 2026 हैप्पी न्यू ईयर सबको। और ये साल जो भी आपने मनोकामना किया है, जो भी एग्जामिनेशन के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सफलता मिले। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ये सब छाप दीजिएगा, और सभी लोग अपने अपने विचार यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं। एक बार सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा। चलिए कुछ लोग का मैसेज आना शुरू हो गया। पहले तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, तब आप वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। यस, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा सही नहीं है, मैनोमीटर से क्या नापता है, तो आपका दाब। कार्बोरेटर से आपका आंतरिक दहन, आपका इंजन नापता है। कार्डियोग्राम से आपका हृदय की धड़कन। सिस्मोमीटर से आपका तल की वक्रता नहीं नापते। आपका इससे क्या मापा जाता है, तो भूकंप का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ से, आपका सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसके मापन को फैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो फैनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन की आवृत्ति मापते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, इसमें हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट है झूठ का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग, तो पॉलीग्राफ यूज होता है। वो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ। सभी लोग का हैप्पी न्यू ईयर। चलिए पॉलीग्राफ आपका होता है झूठ का पता लगाने के लिए। पायरोमीटर उच्च ताप के लिए। हाँ, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने के लिए होता है। काइमोमीटर आपका शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जिसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन इत्यादि। नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर तल या क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए उपयोग होता है। कौन होता है, तो थियोलाइट के रूप में जानते हैं, थियोलाइट। कि क्षैतिज तल या ऊर्ध्वाधर तल में आपको कोणीय दूरी को मापने के लिए क्या होता है, तो थियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका मैकेनिक्स है। 2 टॉपिक आपका मैंने कंप्लीट करा दिया अभी। चलिए मैकेनिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसमें जितना भी अभी क्वेश्चन है उसके साथ साथ थ्योरी को सब थ्योरी बताने के बाद आपका जो है कम समय में आपका क्वेश्चन लग जाएगा। पहले थ्योरी थोड़ा बता देते हैं। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे तो उन लोग को भी थोड़ा समझने में आ रहा होगा, इस कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैकेनिक्स इसका नोट्स देख के जानते हैं, जिसमें हम टॉपिक जो पढ़ेंगे अभी द्रव्यमान, जिसके बारे में मास, इसका यूनिट होता है किलोग्राम। मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मीटर प्रति सेकंड के रूप में, स्क्वायर के रूप में जानते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। संवेग न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड के रूप में जानते हैं। गति को हम मोशन के रूप में जानते हैं। यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने एवं उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। भार क्या होता है, किसी वस्तु पर पृथ्वी पर लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। द्रव्यमान होता है किसी वस्तु या पदार्थ के परिणाम को उस वस्तु का द्रव्यमान, आपको पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं।
किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, इसे m से आपको व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी का आकर्षण बल होता है, वस्तु या आपका पदार्थ का परिणाम होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक आपका द्रव्यमान का ग्राम के रूप में जानते हैं। दोनों में अंतर जान लीजिए, द्रव्यमान और भार में। पृथ्वी का यह आकर्षण बल होता है, इस पे वस्तु का या पे पदार्थ का परिणाम होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक ग्राम या किलोग्राम के रूप में जानते हैं। ये सदिश राशि है भार वाला, ये अदिश है द्रव्यमान। ये वस्तु पर भार आपको विभिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। जैसे आपको चंद्रमा पर चले जाएंगे, यहाँ पर आपका 60 न्यूटन है तो वहाँ आपका 10 न्यूटन हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये लेकिन ये किसी वस्तु के द्रव्यमान जो होता है प्रत्येक स्थान पर अचर रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर अगर आप 70 किलो के हैं या 60 किलो के हैं तो 60 किलो आपको चंद्रमा पर भी रहेगा, कहीं पर भी। दूरी और विस्थापन के बारे में जानते हैं। दूरी, इसको इंग्लिश में डिस्टेंस है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। प्रतिदिन की भाषा में दूरी जो होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का होता है, एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिक में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरी बिंदु, मान लीजिए ए बिंदु से, मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल गए, आपका ए हाउस से बी तक गए, तो ये दूरी जो आपका कहलाता है, इसको कहते हैं, मैं आपको पहले एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फिर समझा दूंगा बड़े आसान भाषा से, डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए, जब एक वस्तु है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाती है तो चली गई आपको दूरी वस्तु द्वारा तय की गई अप्रत्यक्ष मार्ग की लंबाई वास्तविक लंबाई होती है। जबकि विस्थापन जो होता है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में सीधी रेखा आपका बतलाता है। इसलिए जो होता है गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव आपको प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच में कम आपका मतलब कम से कम यानी सबसे कम दूरी को प्रदर्शित करता है। जैसे आपका एग्जांपल में मान लीजिए आपने यहाँ से, आपका घर हुआ आपका ए से, और आप स्कूल बी के गए, बी के जाने के बाद आप अपने ट्यूशन के लिए चले गए सी के पास, सी मैडम के पास सब चले गए। तो फिर पूछा जाएगा कि दूरी कितना है, तो यहाँ से आपने चला, मान लीजिए आपने 3 किलोमीटर चला, और ये आपने चला आपका 4 किलोमीटर, याद रखिएगा ये सारे किलोमीटर में है। यहाँ से यहाँ तक गया 3 किलोमीटर और यहाँ गया 4 किलोमीटर और ट्यूशन से, तो पूछा जाएगा कि आपका टोटल डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस आपका 3 और 4 दोनों मिलाकर के 7 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन पूछेगा विस्थापन क्या है, विस्थापन जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो आपका विस्थापन क्या होगा, तो इसमें विस्थापन पूछेगा न्यूनतम दूरी, ये आपका न्यूनतम दूरी होगा। इसका न्यूनतम दूरी अगर निकालेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो निकालने के बाद इसका आ जाएगा 5, तो इसका 5 आ जाएगा 5 किलोमीटर, ये न्यूनतम दूरी, इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और ये डिस्टेंस को जो यहाँ से यहाँ तक कवर किया आपने, चुन्नू मुन्नू जो भी ने किया, वो कहलाता है आपका दूरी। तो ये आप समझ गए होंगे, आई होप सो। चलिए सभी लोग बता दीजिएगा यस नो में भी। चली गई दूरी जो है केवल आपका परिणाम और मैग्नीट्यूड होता है, जबकि विस्थापन जो होता है परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताता है, बता रहा है कि नहीं, परिणाम के साथ साथ कि कौन सी दिशा में, तो नॉर्थ ईस्ट में है या फिर ऊपर में कहीं पर। स्पष्ट दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है। गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, जबकि आपका वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का जो है विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद अंततः प्रारंभिक, यानी मान लीजिए उसने चला ए से और बी तक गया, बी के बाद सी के गया, अब वापस ए पर चला के आया, तो विस्थापन यहाँ पर 0 हो गया, प्रारंभिक बिंदु पर आ गया तो वो शून्य हो गया। चलिए नेक्स्ट है, इसको देखिए परिभाषित किया गया और इसको बताया गया। चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। दोनों सेम ही है, यूनिट भी सेम होता है बट अलग अलग होता है। एक होता है अदिश राशि, एक ये सदिश राशि। इसमें क्योंकि दिशा ही इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति एकांक समय में अगर तय की गई दूरी को कहता है, क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। चाल बराबर चली गई दूरी अपूर्ण समय होता है। एक अदिश राशि होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। डायमेंशन की बात करें तो L और T⁻⁻1 के रूप में होता है। किसी वस्तु पर वेग यदि प्रति एकांक समय में उत्पन्न आपका विस्थापन होता है तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल केवल परिणाम होता है, जबकि उसमें आपको कोई विशिष्ट आपका दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। वेग एक सदिश राशि है तो त्वरण सिमिलरली होता है। किसी वस्तु के त्वरण उस जो है
समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी त्वरण बराबर होता है आपका वेग में परिवर्तन अपन समय। इंग्लिश में चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम के रूप में जानते हैं। चेंज इन वेलोसिटी में शॉर्ट में लिख देता हूँ, अपन टाइम के रूप में जानता है। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक यानी इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम होता है, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटे समय होता है। यदि वस्तु का वेग आपका जो है प्रारंभिक वेग u है और आपका समय t होता है और अंतिम वेग v है, तो इसको लिखा जाता है a बराबर v माइनस यू अपन टी के रूप में। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसके डायमेंशन की बात करें, इसके बीमा करते हैं m पर पावर 0 l टू पावर 1 t टू पावर -2 के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, याद रखिएगा। न्यूटन के गति के नियम बता दें पूरा। यस, पिंडों या वस्तुओं की गति के वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। इन गतियों को इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम बल के परिशुद्ध परिभाषा देते हैं। वस्तु पर लगाए गए बल और उनके द्वारा प्राप्त की गई दूरी की अवस्था के बीच संबंध स्थापित करते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम है आपका प्रथम नियम के अनुसार कोई विरामावस्था वस्तु विरामावस्था ही बनी रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विरामावस्था एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता है। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामावस्था रहने की या यदि गतिमान है तो यह एक सीधी रेखा में आपका निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़त आपका इनर्शिया कहलाती है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तु में अधिक जड़त्व होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहलाता है, उसको जानते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से स्पष्ट है कि वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का या वस्तु में त्वरण की उपस्थिति होने से किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि किसी वस्तु पर अर्पित बल F उसके बल वस्तु के द्रव्यमान m और वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर आपका द्रव्यमान गुणे आपको त्वरण होता है, F बराबर ma होता है। इसी समीकरण को न्यूटन का गति का द्वितीय गति नियम कहते हैं। इसका मात्रक बल का मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन वो बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को लगाए जाने वाले उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लगाई जाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं। दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया परिणाम में बराबर दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है। न्यूटन की तृतीय गति जो है क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम भी कहलाता है। मोमेंटम जिसको संवेग कहते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, इसी को परिभाषित किया गया है इसमें। और संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड के रूप में जानते हैं। डायमेंशन की बात करें तो ml t - 1 के रूप में होता है। संवेग परिवर्तन बल के समानुपाती होता है। इसमें F बराबर होता है संवेग बराबर mv - ma के रूप में होता है। mv - ma होगा, ये दे सकते हैं, ये परिभाषित किया गया। तो संवेग संरक्षण का नियम यदि 2 या 2 से अधिक पिंडों के समुदाय को कोई बाहरी बल नहीं लगता है ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर या संरक्षित बना रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। कार्य क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर बल लगा करके उसे स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। हम दीवार पर बल लगा रहे हैं, कोई स्थिति परिवर्तन नहीं हो रहा तो हम कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इस क्रिया को संपन्न करने वाला जो है उसे कार्य करता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मतलब हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं कई सालों से और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, परिणत नहीं आ रहा, पीटी निकल रहा था, हाँ कुछ आपने किया, कुछ आपने धक्का दे करके मेंस में हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू में जा करके आप फेल हो गए, फिर आप 0 से स्टार्ट करिए, फिर से पीटी दीजिए, फिर से मेंस दीजिए, फिर से इंटरव्यू दीजिए। तो इसी तरह से आप
बस करते जाइए। एक दिन सफलता हो गया, एक दिन रिजल्ट आ गया, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तब समझा जाएगा कि हाँ आपका कड़ी मेहनत का सफलता आपको मिला है। कुछ कार्य किया है। कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाया करके उसकी स्थिति में परिवर्तन लाया, यानी आपकी स्थिति चेंज हो गया। पहले बेरोजगार थे, अब रोजगार हो गया। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो किया गया कार्य नहीं माना जाएगा। तो आपने कोई भी कार्य नहीं माना जाता है। और आपके गांव देहात में आपने सुना होगा कि आपने कितना भी मेहनत किया, कितना भी टैलेंट हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो आपको नल्ला पाकिस्तान के रूप में समझा जाता है, मतलब आपने कुछ नहीं हासिल किया। तो आपको रिजल्ट में परिणत करना है। खासकर यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं, आपको पता है कि कौन सी परिस्थिति से 90% जो बंदे जो तैयारी करते हैं ना, 99% हम कहेंगे, 1% छोड़ करके 99% लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नीडेड होता है कि जॉब की। जो लोग 18 से लेकर के 30 के बीच में लोग, यहाँ पर अब 40-40 के लोग तैयारी कर रहे हैं। जो लोग SC ST या वन कैटेगरी वाले को, जिनको 42 तक मौका मिल रहा है, लोगों को मैं देखा 42-45 तक, वो लगता है, उनको लगता है कि 15 साल भी जॉब करने का मौका मिल जाएगा तो मैं लास्ट का 15-20 साल में जीवन अच्छा काट लूँगा, उस मंशा से तैयारी करते हैं। तो वो स्थिति है। चलिए नहीं हो कार्ड पर मैंने अभी वो टॉपिक पढ़ाते हैं अपने टॉपिक पर। कार्ड बराबर होता है बल गुने आपका बल की दिशा में विस्थापन होता है, यानी W बराबर FS के रूप में जानते हैं। और इसको अगर थीटा के रूप में यानी कि एंगल के अगर दिया जाए तो कोस थीटा का होता है F कोस थीटा इंटू S के रूप में जानते हैं। इसका मात्रक होता है जूल। ये एक अदिश राशि है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम बता रहे हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट है शक्ति और सामर्थ्य के रूप में। मशीन या अर्थकर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, और कोई आपका कर्ता T समय में W कार्य करता है, उसकी मात्रा वो शक्ति बराबर कार्य बटे टाइम होता है। शक्ति का ऐसा है मतलब जूल प्रति सेकंड होता है, इसे वाट कहते हैं। शक्ति एक अन्य मात्रक होता है, हॉर्स पावर भी कहते हैं। एक औसत शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ऊर्जा एनर्जी, जिसको किसी वस्तु की कार्य करने में क्षमता है उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अन्य रूप जैसे आपकी यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा किसी पिंड की कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करने दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। एक पिंड की स्थिति जो गतिज ऊर्जा की कुल ऊर्जा को आप यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जिसको इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रूप रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसको कहता है? तो वह ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है, यानी गति इसमें मोशन होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम, चाल आपका 20 मीटर प्रति सेकंड हो, तो वस्तु में की गति आपका होता है ½ MB। उसका स्थिति ऊर्जा आता है वो ऊर्जा आता है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति या अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किया गया कार्य वस्तु की स्थिति ऊर्जा में संचित होता है। स्थिति ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जिसे प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, कुर्तीय स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा होता है। किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा होता है पोटेंशियल एनर्जी MGH के रूप में जानते हैं। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या होता है? तो आपका जड़त्व का नियम इसको कहते हैं। जड़त्व के नियम कैसे जानते हैं? जड़त्व का नियम के रूप में जाता है प्रथम गति नियम, आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके अनुसार होता है प्रत्येक पिंड जब तक के अपने विराम अवस्था में तब तक आपका सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाहर बल इस पर कार्य नहीं करता है। साधारण नियंत्रण किसी व्यक्ति की सहायता करता है तो जो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वो गहरी सांस लेता है तो तराजू क्या रीडिंग बढ़ेगा। ठीक है, व्यक्ति गहरी सांस लेगा, इनहेल करेगा तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाएगा। एक व्यक्ति वायु जो है 1 लीटर वायु 1.22 ग्राम वजनी होती है। 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन जो होता है 1.22 ग्राम, यानी 1 ग्राम समथिंग आपका बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी, यानी डेंसिटी आपका कम होगा। जैसे आप सांस लेंगे, आप अभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं,
तो आपका जो है घनत्व यानी डेंसिटी जो कम होता है। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है, ये पूछेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम के रूप में जानते हैं इसको, किलोग्राम पर मीटर क्यूब के रूप में जानते हैं। आप इस तरह से आपका मास वही रहेगा, वॉल्यूम आपका थोड़ा कम जाएगा ज़्यादा। वॉशिंग मशीन कार्य करता है तो आपका अपकेंद्रन याद रखिए। अपकेंद्रन वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम है आपका अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा में अभिकेंद्रीय बल के विपरीत है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत कार्य कहलाता है। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली एक का सिद्धांत है, किसका है, तो आपका किसका सिद्धांत है, अपकेंद्रीय बल का। प्रक्षालन मशीन वही है, वॉशिंग मशीन इंग्लिश को प्रक्षालन मशीन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि आपको वेक्टर नहीं है, मतलब कि सॉरी, तो कौन सी आयतन इसमें वेक्टर, मतलब कि आपका सदिश राशि कौन सी नहीं, तो आयतन आपका नहीं है, बाकी भी विस्थापन सभी है। नेक्स्ट है कौन सी सदिश राशि है, तो संवेग सदिश राशि है, बाकी दाब विकार ऊर्जा ये सदिश राशि है। सदिश राशि है जिसमें मात्रक मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होता है, तो इसमें कौन सा है, तो विस्थापन है। समय और दूरी चालिए अदिश राशि। अब पदार्थ के संवेग यानी वेग के अनुपात में क्या करता है, संवेग यानी कि mv/v के रूप में, तो इसको भी कट जाएगा तो द्रव्यमान बचेगा, सिर्फ द्रव्यमान यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है बल आपका मात्रक है, तो mv एक है, द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्र को निरूपित करने के वाले सामान्य जो संख्या है समान हो, तो उस घन के किनारे की लंबाई कितनी होगी, तो घन के किनारे आपका कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि घन में आपका 6 पार्ट होता है, याद रखिएगा। ऊर्जा का संरक्षण का आशय है आपका, ऊर्जा का ना तो सर्जन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जाता है। हवा की ऊर्जा होता है केवल गति ऊर्जा, तो इसमें सिर्फ मोशन होता है। वस्तु बहती आपको वायुमंडली वायु शक्ति यानी विंड अवरोधकों के निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो बताइएगा वायु शक्ति कौन सा है, तो इसका सही जवाब है गतिज ऊर्जा में करता है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर एवं पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री को का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसके कारण है स्थिरता का, क्या होता है, स्थिरता का जड़त्व के कारण, जब अचानक चलता है तो स्थिरता का। नेक्स्ट